वेलकम स्टूडेंट। असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट है और इसमें मैंने 120 प्रश्न लिए हैं और साथ में लास्ट में कुछ थ्योरी लिया है। इसको ज़रूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैंने पूरी ताकत लगा दिया है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनका फिजिक्स में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसीलिए मैंने पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट करवाया, 7 घंटे की फिजिक्स की मैराथन कंप्लीट करवाई और फिर से मैंने आज टॉप 120 प्रश्न 120 प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा। तो इसे भी आपको देख लेना है। इसके बाद यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये कंटेंट आपको 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, देख कर आपको जाना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए, जो वो संवेग, वेग और कोणीय वेग, इसमें वेग वेग सब में लगा, ये तीनों के तीनों क्या है? एक सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है। अब आपको सदिश राशि किसे कहते हैं? जो परिमाण के साथ साथ दिशा बताए उसे हम कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? यहाँ आपसे पूछा गया है। तो सदिश राशि अगर हम देखेंगे तो वेग जो है एक सदिश राशि है, और द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये तीनों के तीनों क्या हैं? एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का यसाई मात्रक है। तो ऊष्मा का यसाई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का यसाई मात्रक है जूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का मात्रक। तो कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अगला प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है, और कार्य को किस में? जूल में। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्ती का मात्रक। तो आवर्ती का मात्रक आपको बताना है कि क्या होगा। इसका आंसर तो हो जाएगा हर्ट्ज। केवल आवर्ती का मात्रक पूछा गया है तो हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्यूरी किसका इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई है, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आपको बताना है किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी की, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, आपको बताना है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण जो होता है वो समान होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल चर और वेग अचर रहते हैं, ये याद रखना है, जो कि सी में दिया गया है। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम वो है, वह बल जिस पे वो स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और तृतीय नियम आपको याद रखना है, तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के कारण संभव है, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? देखिए, अगर पृथ्वी का जो तल का पलायन वेग है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कोई वस्तु अगर 11.2 किलोमीटर सेकंड के गति से फेंकी जाती है तो वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी, वो कहाँ चली जाएगी? अंतरिक्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी भरी घड़ी में जो होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? उसका दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है? तो गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब जो होता है वो बढ़ता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा, वायु का दाब जो होता है ऊपर जाने पर क्या होता है? कम होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो सदैव याद रखना, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, जो कि बी में दिया गया है, इसीलिए वहाँ पे स्केटिंग करना आसान रहता है। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो वो अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वो आगे की तरफ झुकता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया कि वो गिरे ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाता है तो पानी का तल क्या होगा? देखिए, अगर बर्फ तैर रहा है तो अगर पूरा जब पिघल जाता है तो वो अपरिवर्तित रहेगा, ना तो उसमें बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम, तो पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है वो 4 सेल्सियस पे होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, आपको बताना है। तो इसका जो कारण है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको देख के बताना है। तो पृष्ठ तनाव का मतलब सतही तनाव के कारण, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो किसी वस्तु का जो ताप है उसके अणुओं की औसत की गतिज ऊर्जा का सूचक है, अणुओं के औसत की गतिज ऊर्जा का, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 सेल्सियस, जो कि सी में दिया गया है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के माप एक समान हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -40, जो कि ए में दिया गया है। जल का 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन क्या होगा? 29 का आंसर बताना है। तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है, जो कि सी में दिया गया है। न्यूनतम संभव ताप कितना है? 30 का आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर -273 सेल्सियस। अगला प्रश्न, अगर किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है तो उस झील के अधा स्थल में जल का तापमान क्या होगा? 31 का आंसर बताना है। तो हो जाएगा 4 सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, 32 का आंसर बताना है। तो क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है, जो कि ए में दिया गया है। दोस्त, मैं तेज़ी से इसलिए कराता हूँ, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको कंप्लीट करवाना है, पेपर आपका बिल्कुल लगा है, इसीलिए। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है, जो कि बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? 34 का आंसर आपको बताना है। तो हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा पूछा गया, ध्यान रखना है, सबसे अधिक है। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि पानी दिया गया है। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा?
आपको बताना है 35 का आंसर। तो ताप के बढ़ने पर जो गैस का दाब है वो बढ़ जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। तो 36 का आंसर आपको बताना है क्या होगा, तो विकिरण से, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इन चारों में आपको बताना 37 का आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा पारा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखिए, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का, वो खत्म हो जाएगा और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको यूपीआई आईडी दिया गया है, पूजा BCIT 05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? 39 का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र का पानी। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है वो होती है ठोस में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि को, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग, तो ताप बढ़ने के साथ क्या होता है? ताप बढ़ने से बढ़ता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का आंसर। देखिए, मुझे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को करवाना है, इसीलिए मैं आपको तेज़ी से बता रहा हूं दोस्त। और आपको बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ओरिजिनल कंटेंट आपका जो है वो 5 तारीख से सिलेबस वाइज आपको दे दिया जाएगा, और उसी टॉपिक को पढ़ लेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्त बिल्कुल गलती नहीं करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वायु में ध्वनि की चाल, तो वायु में ध्वनि की चाल जो हो जाएगा 332 मीटर सेकंड, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण पतली होती है? तो स्त्रियों का जो तारत्व होता है वो अधिक होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व पुरुषों से अधिक होता है। तो 44 का आंसर पहले ही पता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रव्य प्रसार में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 45 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो श्रव्य प्रसार में होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसे मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। ठीक है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है आपसे पूछा गया। 46 का आंसर क्या होगा? तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती आती है, ऐसे किस कारण से होता है? तो डॉपलर के प्रभाव से, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो लाया जाता है, 48 का आंसर बताना है। तो नाविकों के द्वारा समुद्र में इसे काम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? 49 का आंसर आपको बताना है। तो परावर्तन के कारण, क्योंकि ध्वनि जब जाएगा तो टकरा के वापस आएगा, तो परावर्तन के कारण। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुनाद, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? 51 का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसका उत्तर देना है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि सी में दिया गया है। दूरदृष्टि के लिए अगर हम बात करें, दूरदृष्टि के लिए तो कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, ये भी याद रखना है। निकट दृष्टि के लिए बात करें तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस होता है।
मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। दोस्तों वही प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो पेपर में छपे हैं, इसीलिए प्लीज इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? आपको बताना है 55 का आंसर। तो तरंग एवं कण के दोनों के समान, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आपको बताना है। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा। ये अनुप्रस्थ तरंगे और विद्युत चुंबकीय दोनों होती हैं, ये पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो देखिए, तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश की गति कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। दोस्त एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में मृग मारीचिका जैसी घटना का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? 62 का आंसर आपको बता देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूल कण, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो पेपर दे के आ रहे हैं वो कमेंट में बता दें कि किस किस टॉपिक से अधिक प्रश्न बन रहे हैं, मैं उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दूं, जिससे बच्चों को समस्या ना हो पेपर में। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? आपसे पूछा गया। 63 का आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा लाल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। लाल कांच को अधिक गर्म करने पर दिखाई देता है, आपको बताना है। तो लाल कांच को जब अधिक गर्म कर देंगे तो हरा दिखाई देने लगेगा। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पणों में 60 अंश कोण पर रखे हैं तो बीच में खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? ये आपसे पूछा गया है। 65 का आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आपको 360 से इस 60 को भाग दे देना और जितना आएगा उसको 1 से घटा देना है। तो छकाओ 36 1 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। वैसे तो इसका बहुत टॉपिक है, लेकिन अधिकतर इसी समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कम समय में अगर जो ट्रिक में आपको काम करना तो यही करना पड़ेगा। आगे बेसिक चैप्टर बाद में कंप्लीट करवाया जाएगा। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? 66 का आंसर आपको बताना है। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? तो अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 67 का आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, उसकी जितनी लंबा व्यक्ति है उसका आधा होना चाहिए। तो 1.5 मीटर का आधा होता है 0.75, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 68 का आंसर आपको बताना है। तो दूरदर्शी, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो मैंने बताया निकट दृष्टि दोष वाले के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष वालों के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 70 का। दोस्त अगर मेहनत आपको दिख रही हो तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्र तक जरूर शेयर कर देना। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 70 का आंसर आपको बता दूं तो तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो इन चारों में चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है, जो कि ए में दिया गया है। फ्यूज तार की विशेषता होती है, फ्यूज तार की विशेषता होती है तो आपको पता होना चाहिए उच्च प्रतिरोध होता है तथा निम्न गलनांक होता है, जो कि सी में दिया गया है।
बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिन और शीशे के मिश्र धातु से, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये इसमें क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। शुष्क सेल होते हैं, आपको बताना है 76 का आंसर क्या होगा। शुष्क सेल ये होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जाते, उन्हें शुष्क सेल कहते हैं, और ये प्राथमिक सेल में आते हैं, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। द्वितीयक सेल उन्हें कहते हैं जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज किए जाते हैं, जैसे बैटरी जो होती है वो एक बार चार्ज होने के बाद यूज करते हैं और फिर उसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं, तो ये द्वितीयक सेल में आता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो 78 का आंसर आपको बताना कि क्या होगा। तो ये डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदल देता है, जो कि बी में दिया गया है। ठीक है, डीसी वोल्टेज को एसी में बदल देता है, इतना याद रखना है। और एसी को डीसी में, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में अगर बदलता है तो रेक्टिफायर बदलता है, ये पॉइंट याद रखना है। और केवल डीसी को एसी में जो बदलता है वो है इन्वर्टर। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये घरों में जितने लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं, लेकिन दीपावली में जो सजावट किया जाता है झालर वालर का मकानों पे, वो किया जाता है श्रेणी क्रम में, ये भी आपको याद रखना है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर आपको मेहनत दिख रही, बस एक सौ छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मित्र तक शेयर कर देना है। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हर कंटेंट में वही दूंगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो बस आप लोग लगे रहिएगा, सिलेक्शन तो आप लोगों को जरूर मिलेगा दोस्त, बस मेहनत करना आपका काम है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं इस्पात से, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, 82 का आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर स्टेट द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, तीनों। तो ए बी सी, जो कि ए डी में दिया गया, ये सभी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है, फैराडे ने। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो नर्म लोहा को, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण क्या है? आपको 86 का आंसर बताना है, तो हो जाएगा वोल्टता को घटाने व बढ़ाने का प्रयुक्त उपकरण है ट्रांसफार्मर, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है, 87 का आंसर क्या होगा। देखिए उसमें यही कंटेंट लिया गया है जो पेपर में पूछे गए हैं कई बार, इसीलिए मैंने इसको उठाया है, इसलिए वीडियो को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है, 87 का आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा आवेशों का संचय, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पे या दोनों अक्षों में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और आपसे पूछा जाए सबसे कम कहाँ होती है, तो मध्य में होती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे कम मध्य में, सबसे अधिक दोनों किनारों या कहीं कहीं दोनों अक्षों पे लिखा जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। देखिए परमाणु बम एक होता है, एक हाइड्रोजन बम होता है। तो 89 का पहले मैं आपको आंसर बता दूं, ये नाभिकीय विखंडन पर है परमाणु बम। अगर हाइड्रोजन बम पूछा जाता हो तो नाभिकीय संलयन पर है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे पूछा भी गया है हाइड्रोजन बम आधारित किस पे है, तो नाभिकीय संलयन पे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नाभिकीय परमाणु का आकार होता है, आपको बताना 91 का आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर, जो कि डी में दिया गया है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपको बताना है 92 का आंसर, तो नियंत्रित विखंडन द्वारा। 92 का आंसर जो हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा, जो कि सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? 93 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपको बता दूं कौन सा एक अनिवार्य है, तो
जर्कोनियम जो कि है वो बहुत अनिवार्य है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है 95 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैडमियम छड़ का, जो कि बी में दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? 97 का आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, जो कि बी में दिया गया है। निम्न में से किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है? 98 का आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा जर्मेनियम का, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। लेसर किरणें होती हैं, आपको बताना लेसर या लेजर होना चाहिए, लेजर किरणें होती हैं। 99 का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा केवल एक रंग की, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। सौर सेल बनाए जाते हैं, 100 का आंसर आपको बताना है। तो सौर सेल जो बनाए जाते हैं सिलिकॉन और गैलियम दोनों से, ये आपको याद रखना है, तो ए व बी दोनों, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सूक्ष्म समय अंतरालों का सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 101 का आंसर आपको बताना है, तो परमाणु घड़िया का, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। स्वतः चलित गाड़ियों को ब्रेक के किस प्रकार की व्यवस्था होती है? 102 का आंसर बताना है। स्वतः चलित गाड़ियाँ, तो उसमें होता है गियर, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में, सॉरी दोस्त, यहाँ पे स्वतः चलित कहा गया, तो गियर नहीं हाइड्रोलिक होगा, हाइड्रोलिक प्रेस, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? आपको बताना 103 का आंसर, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है, हाइग्रोमीटर में। शुद्ध दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आर्द्रता हवा की हाइग्रोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, वायु का दाब, इन सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 105 का आंसर क्या होगा? तो ग्राहम बेल ने, जो कि डी में दिया गया है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? 106 का आंसर बताना है, तो एस चंद्रशेखर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन था? 107 का आंसर बताना है, तो हो जाएगा वर्नर वान ब्रीन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, जो कि बी में दिया गया है। माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है, आपको बताना 109 का आंसर, तो ये हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों में नीचे के बाहरी हिस्सा को काला क्यों छोड़ा जाता है? तो 110 का आंसर बताना है। तो एक काली सतह जो होती है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, बस यही आपको पता करना है, ये रखना है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो मैंने बताया था प्रकीर्णन के कारण, तो लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। एक माइक्रोफोन किसके बराबर होता है? 112 का आंसर, तो 0.001 मिलीमीटर के। निकट दृष्टता से पीड़ित लोगों के इनका प्रयोग करने की क्या सलाह दी जाती है? आपको बताना है। तो उत्तल लेंस जो होता है ये दूर दृष्टि का होता है, और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, जिसे हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। तो दोस्त हर पॉइंट को आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है, तो प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? दूरी की, तो ऑप्शन आपके सामने बी सही हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग क्या है? वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? आपसे पूछा गया वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए वायु के घनत्व पर यह सही है, वायु के ताप पर भी निर्भर करता है। वायु के दबाव पर नहीं निर्भर करता, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। डायनामो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो मैंने आपसे बताया यांत्रिक को विद्युत में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने, हजामत का शीशा, हजामत मतलब जो नाई के दुकान पे शीशा होता है, जो बाल काटते हैं वहाँ पे कौन सा शीशा प्रयोग होता है? तो वहाँ अवतल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो दोस्त टॉप इसमें 117 प्रश्न थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है।
बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। और पेपर में राशि भी पूछ ली जाती है, तो सदिश राशि कौन कौन सी है? अदिश राशि ये भी आपको याद रखना है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण आदि ये सभी सदिश में है। अदिश में द्रव्यमान, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, समय, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, विद्युत, आवेश, ताप ये सभी के अदिश राशियां, ये भी आपको याद रखना है। न्यूटन के गति के नियम से प्रश्न बनने हैं, ये भी इसलिए आपको याद रखना है। प्रथम नियम जो है, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनाए रखती है जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल, असंतुलित बल कार्य न करे। वह प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए आपसे अगर यहाँ पे कहा गया है तो गतिशील वस्तु पर सवार व्यक्ति वस्तु को अचानक रुक जाने पर आगे की ओर झुक जाना, बस यही याद रखना है। उदाहरण यह है प्रथम नियम का। अगला एग्जाम्पल आपके सामने, व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। इसी में जो आगे दिया गया था, जब गाड़ी चलती है तो अचानक चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, ये होता है पहला नियम। और गोली मारने पर कांच के गोले छेद हो जाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। ये भी न्यूटन के गति का पहला नियम और एग्जाम्पल है। कंबल या कोट को डंडे से प्रहार करने पर धूल के कण झड़ जाते हैं, ये भी न्यूटन के गति का पहला नियम है। द्वितीय नियम से प्रश्न बन रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल के, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ये आपको याद रखना है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा में बल की दिशा में होती है। ठीक है। द्वितीय नियम जो है, इसके बल का व्यंजक होता है F बराबर ma, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। इसका एक उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। ठीक है। और एक है, लिख लीजिए, गाड़ियों में स्प्रिंग एवं शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है ताकि झटका कम लगे। कील को अधिक गहराई तक गाड़ने के लिए भारी हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण हैं। तृतीय नियम की बात करें तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और तृतीय नियम को यहाँ पे कहा है, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। उदाहरण, बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, रॉकेट को आगे बढ़ना। नाव से जमीन पर कूदने पर नाव को विपरीत दिशा में अथवा पीछे हटना। ये सभी के सभी न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, पलायन वेग। तो वह न्यूनतम वेग जिसके साथ वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर वह अनंत तक पहुंच सके, मतलब वापस ना आए, इसे हम पलायन वेग कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु का पलायन वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये भी पॉइंट याद रखना है। पलायन वेग है, कभी उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और किसी वस्तु पृथ्वी पर जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर सेकेंड तथा चंद्रमा पर से जो पलायन वेग है वो 2.37 किलोमीटर सेकेंड होता है। पलायन वेग काफ़ी कम होने के कारण चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पेपर में आपसे पूछा जाता है ऊष्मा के बारे में, तो यह ऊर्जा का एक रूप होता है जिसमें हम वस्तु को गर्माहट की अनुभूति होती है। ठीक है। काले रंग का सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काले रंग की होती हैं, ये पॉइंट याद रखना है। और सफ़ेद रंग ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, जो आता है उसे वापस कर देता है। ठीक है। अतः गर्मियों में सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग अधिक इसीलिए किया जाता है। ध्वनि में हम इम्पोर्टेंट बात करें तो यह ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में संचरित होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और माध्यम के ताप तथा आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यह आपको याद रखना है। ठीक है। ताप या आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। माध्यम का घनत्व कम होने से ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। घनत्व कम होने पे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दर्पण को भी आपको याद रख लेना। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम ये भी आपको पॉइंट बता दें, जब एक कोई निचली अगर यहाँ पे एक चिकनी सतह होती है और जब प्रकाश जो आता है उस चिकनी सतह पे टकराता है आगे, उससे कहते हैं अपवर्तन, और लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये पॉइंट याद रख। परिकिरण अगर आपसे पूछा जाए तो परिकिरण का कारण समुद्र तथा आकाश के रंग नीला दिखाई पड़ता है, ये आपको याद रखना है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये किसके कारण होता है? परिकिरण के कारण होता है।
ठीक है। प्रकीर्णन कैसे होता है, जो आप देखेंगे वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं, वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं, विद्यमान होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सभी फैला देते हैं, इन्हीं को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये भी पॉइंट याद रखना है। व्यतिकरण, तो साबुन के बुलबुले का रंगीन तथा जल की सतह पर फैली हुई कैरोसिन तेल के सूर्य, ठीक है, कैरोसिन और तेल के सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ना, ये सभी व्यतिकरण के उदाहरण है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। मानव नेत्र के बारे में बात करें तो मानव नेत्र एक कैमरे का समान कार्य करता है तथा आँख में प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है, ठीक है। और मानव के अंदर दो दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है, ये भी पॉइंट याद रखने लेना है, और एक दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि में अगर दिक्कत है तो दूर की वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। सॉरी दोस्त, दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की नहीं दिखाई देगी। इसमें आपको क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। निकट की दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसमें क्या होता है, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्त, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने करवा दिया, तो अगर आप अभी पेपर नहीं देने गए हैं तो इसको देख कर जाइएगा। 100% मैं कहता हूं कि कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ से भी फंसेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका कहीं ना कहीं से सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो जाए। आपके सिलेक्शन होने के बाद अगर आप एक बार भी हमारे चैनल का नाम लेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और दोस्त बता दूँ, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो कंटेंट आने वाला उसको इग्नोर नहीं करना है, वहीं से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।